नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ कौन कौन से हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। इंडिया के अंदर ये जो टेम्पल्स और मॉस्क के ऊपर से लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से मलेशिया और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में किया जा रहा है, उसी प्रकार से इंडिया में जो लोग इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं वो नई कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो 2010-2011 के समय से सऊदी अरेबिया में भी ओवरऑल लाउड स्पीकर्स के एक्सेसिव यूज को डिस्करेज किया गया था। लाउड स्पीकर्स के नॉइस को 33% पे लेके आया गया था पहले लेवल से। ऐसा कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, बट इंडिया में ये यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर न्यूज को बताया है यहाँ पे। इस न्यूज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला है इंडिया जुडिशरी एंड द स्लैकनिंग कॉग ऑफ ट्रस्ट। यहां पे बेसिकली सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल जस्टिस की बात कर रही है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में थोड़ा बहुत सरकार को भी क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है, नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इसके बारे में मैंने कल आपके साथ करंट में डिस्कस किया था, तो अलग से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। रीजन बीइंग और भी कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे अलग से डिस्कस करने के लिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा डिस्कस करेंगे, तो द मल्टीपल क्राइसिस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। इंडियन यूनिवर्सिटीज इस समय पे किस क्राइसिस से गुजर रही है, खासकर फाइनेंसिस कैसे इंडियन यूनिवर्सिटी से सफर कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर भैया इंडिया के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और ओवरऑल चाइनीज और सिंगापुर मॉडल की यहां पे तारीफ कर रहा है ऑथर। ऑथर कह रहा है कि एक तरफ चाइना और सिंगापुर की सरकारें हैं जिनकी सरकारी कंपनियां पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं, और एक तरफ इंडिया है जिसकी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को। तो ये जो अप्रोच है सरकार की बिल्कुल गलत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। और एक और आर्टिकल आज है, एक नई आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है अल्लूरी सीतामराजू डिस्ट्रिक्ट। अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली हुआ ये कि एक बस जा रही थी, उस बस के अंदर 40 पैसेंजर्स थे। तो सीपीआई मॉइस्ट पार्टी के मेंबर्स पहुंचे, उन्होंने बस से बोला कि बाहर निकलो, वो बाहर निकल गए और उसके बाद बस को आग लगा दी गई। किसी की जान नहीं ली गई, यहाँ पे खाली बस को जला दिया गया। अब यहाँ पे खाली बस को क्यों जला दिया गया है? क्या ये सीपीआई मॉइस्ट ग्रुप, जो कि एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, क्या ये फिर से एक्टिव हो गया है? क्या नक्सलिज्म माओइज्म इस इलाके में फिर से एक्टिव हो गया? ऐसा किया क्यों गया है? इस पर्टिकुलर चीज के बारे में एक व्यू पॉइंट, एक आर्टिकल है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो इतनी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। नीचे लाइक बटन के बगल में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कुछ भी दबा के हेल्प कर सकते हैं। तो अलूरी सीथमराजू डिस्ट्रिक्ट की बात यहां पे करेंगे। 24 अप्रैल को रात के 12 बजे के लगभग ये जो कोंटा एरिया कमिटी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट इंडिया के अंदर बैन है, इसने एक प्राइवेट बस को आग लगा दी। जो 40 पैसेंजर्स बैठे थे उनसे बोला बाहर निकलो, और उसके बाद खाली बस को यहां पे आग लगा दी गई। किस जगह पे हुआ ये कांड? तो अलूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कांड हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी के लिए ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट होगी आंध्र प्रदेश की एरिया वाइज। और ये तो आपको पता ही होगा, मैंने भी न्यूज में आपको बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बढ़ा के 26 कर दिया गया है। बाइफर्केशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश के अंदर, एक प्रकार का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाई गई। सरकार का लॉजिक क्या है डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का? सरकार का लॉजिक ये है, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगी तो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे। ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कंपेरेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ पीपल को कैटर करना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ग्राउंड लेवल पे ज्यादा अच्छी तरीके से पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कुछ अलूरी सीतामराजू नाम के डिस्ट्रिक्ट में देखा नहीं जा रहा। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन हाई है और पॉपुलेशन डेंसिटी लेस है, मतलब इलाका बड़ा है और यहाँ पर रहने वाले लोग कम है। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से इलाका निकाल के और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से इलाका निकाल के बनाया गया। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे आती अलूरी सीतारामराजू। अब देखिए, अलूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट का 80% इलाका फॉरेस्टेड है, और इस पर्टिकुलर फॉरेस्टेड इलाकों में बहुत सी जगहों पे स्टीप हिल्स दिखते हैं ईस्टर्न घाट्स के, जिनको नेविगेट करना मुश्किल है। ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देखो तो अलूरी सीतारामराजू की जो टेरेन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जो उसकी रोड कम्युनिकेटी है, जो कम्युनिकेशन लाइन है अलूरी सीतारामराजू की बाकी जगहों से, वो कम है। प्लस अलूरी सीतामराजू में हर साल हमें वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं, और इनसे जो डेथ्स और डिजीज हैं वो भी ज्यादा हैं।
और इन डेथ और डिजीजेस को टैकल करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है आपकी अलूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की कमी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की कमी है। अक्सर कर ऐसा सुनने में आता है कि अलूरी सीतारामराजू में कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, एंड टाइम पे हॉस्पिटल बहुत दूर है, पहुंच ही नहीं पाए हॉस्पिटल, रास्ते में ही उस प्रेग्नेंट वुमेन या उसके बेटे की मृत्यु हो गई। एम्बुलेंसेस की कमी है। मतलब आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं अलूरी सीतामराजू नाम के डिस्ट्रिक्ट के, वो कतई हिले हुए हैं, बहुत बेकार है। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है लोगों के पास। वहां पे कुछ पॉल्यूटेड पेरेनियल स्ट्रीम्स नाले नाम के बहते हैं, वहां से लोग पानी निकाल के पीने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बीमार हो जाते हैं। जो सेंटर है इस डिस्ट्रिक्ट का, पदेरू नाम का, ये हेडक्वार्टर्स है अलूरी सीतामराजू डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन इस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स में भी रिसेंटली गांजा कल्टीवेशन, गांजा ड्रग्स के कल्टीवेशन की न्यूज निकल के आ रही है। तो कुल मिला के कतई हालत खराब है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की। और अगर आप देखो इस पर्टिकुलर इलाके में 1980s में मॉइस्ट वगैरह राज किया करते थे, आज की डेट में तो मॉइस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया है। पुलिस, सीआरपीएफ सब अपने फॉर्म में आ चुके हैं। तो नो डाउट मॉइज्म आज तो इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नहीं फैला, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगाती है छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, उड़ीसा के साथ, जो कि रेड कॉरिडोर का पार्ट है। रेड कॉरिडोर मतलब वो इलाका जो मॉइज्म से अफेक्टेड है, और बहुत हद तक पहले ये पर्टिकुलर इलाका आपका अलूरी सीतामराजू वाला, ये भी मॉइज्म से अफेक्टेड था। तो अब कुल मिला के हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स खराब है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पे जल्दी से जल्दी ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पहुंचाने की जरूरत है। और अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव लॉजिक ही आंध्र प्रदेश की सरकार का ये है कि यहां पे हम जल्दी से जल्दी सुविधाओं को पहुंचाएंगे, लेकिन ये सुविधाएं कब पहुंचेंगी अपने आप में बड़ी बात है। अगर आप देखो तो इस इलाके को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जे सतीश कुमार देख रहे हैं, इनके साथ 4 एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट है, 30 पुलिस स्टेशन है, 5 आर्म्ड पुलिस पोस्ट है। ऑब्वियस सी बात है इस इलाके को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मॉइज्म यहाँ ना फैल जाए। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिनरल्स बहुत हैं, बॉक्साइट और लेटेराइट के रिजर्व पाए गए, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के रिजर्व पाए गए हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ये इलाका दो तरफ जा सकता है। एक तो यहाँ पे हैवी डेवलपमेंट आ जाए, सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, सरकार बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर दे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो उड़ीसा में नियामगिरी नाम का डिस्ट्रिक्ट था, जहां पे माइनिंग पोटेंशियल बहुत था और रातों रात माओइस्ट ने इस इलाके को कब्जा लिया, कुछ इस प्रकार का भी अलूरी सीतामराजू में हो सकता है। देखिए अलूरी सीतामराजू में डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पहुंचाने की जरूरत है। अगर ये इलाका आइसोलेटेड रहा अर्बन इलाकों में, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ओवरऑल लोगों की सुविधाओं की चीज, अच्छा पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं पहुंचाया गया तो यहाँ के लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं, रेडिकलाइज हो सकते हैं मॉइस्ट फिलोसफी से, और ये इलाका भी मॉइस्ट हॉटबेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सरकार को बहुत स्पीड में मूव करने की जरूरत है, क्योंकि पदेरू जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अलूरी सीतारामराजू का, इससे जो आसपास के शहर हैं बहुत दूर है। चाहे आप रामपचोदवरम की बात करो, चाहे चिंटूर की बात करो, चाहे वतपका की बात करो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जो दूरी है इन इलाकों की वो बहुत ज्यादा है। तो नॉर्मल केसेस में लोगों को अगर मदद की जरूरत है अलूरी सीतामराजू में, तो मदद बहुत दूर है, इसको पास पहुंचाने की जरूरत है। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, इस इलाके की कनेक्टिविटी को पहुंचाने की जरूरत है, डेवलपमेंटल फैक्टर्स को यहां पे लाने की जरूरत है, जो कि अभी के लिए मिसिंग है। और जल्दी नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं यहां पे भी मॉइस्ट फिलॉसफी फैल सकती है। अगली न्यूज, इंडिया जुडिशरी एंड द स्लैकनिंग कॉग ऑफ ट्रस्ट। यहां पे सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल जस्टिस की बात की जा रही है। देखिए जस्टिस की इंपॉर्टेंस बताई जा रही ह्यूमन लाइफ में। जैसे ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, इन्होंने क्या बोला? इट इज इन जस्टिस दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इज सेंटर्ड। तो जस्टिस इंपॉर्टेंट है। अब हमको यह पता है कि जस्टिस में करप्शन है, जुडिशरी में करप्शन है, केवल इंडिया नहीं पूरी दुनिया में जुडिशरी में करप्शन है। फिर बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि जुडिशरी के काम करने में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस है, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है, वो जुडिशरी के काम करने में इंटरफेयर करती है। एक जज अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके काम करने का तरीका मुश्किल कर देंगे, उसको प्रमोशन नहीं देंगे, ठीक है ना, उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस चला देंगे। जजेस की न्यूज निकल के आती रहती है कि इन्होंने ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट की है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं तो देखो करप्ट है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नहीं है। कुछ लॉयर्स किसी एक पर्टिकुलर केस को एक्सपेडाइट करा देते हैं, तेज कर देते हैं, कुछ लोग पैसा देके एक पर्टिकुलर केस को डिले करते रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल चलता रहता है। तो जुडिशियल सिस्टम में दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सब्सटेंसिव जस्टिस, एक प्रोसीजरल जस्टिस। सब्सटेंसिव जस्टिस क्या है? सब्सटेंसिव जस्टिस ये है कि जो भी स्टैट्यूट, नियम कानून, जो भी केस लॉ जुडिशरी के द्वारा, वो भी अनरिटन लीगल प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरली जस्टिफाइड होने चाहिए। मतलब आप जो भी नियम कानून बना रहे हो वो फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए। और अगर आप ऐसे नियम कानून नहीं बनाते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था, उसने बोला कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो परसिक्यूटेड हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस है, उनको हम इंडिया में जगह देंगे, मुस्लिम्स को जगह नहीं देंगे। तो अब इसको प्रोसीजरल जस्टिस में नहीं मान रहा है ऑथर। ऑथर बोल रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर कानून है ये धर्म के आधार पर लोगों के साथ सेग्रीगेशन कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो इस कानून को प्रोसीजरल जस्टिस के हिसाब से सही नहीं माना जा सकता। तो प्रोसीजरल जस्टिस क्या है कि कानून आप ऐसे बनाओ जो कि संविधान के हिसाब से सही हो। एक चीज हो गई। दूसरा यहां पे कहा जा रहा है, सॉरी, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना दोस्तों, सब्सटेंसिव जस्टिस है। मैं बीच में शायद प्रोसीजरल जस्टिस बोल गया। सब्सटेंसिव जस्टिस मतलब अगर कानून, लॉ सही तरीके से नहीं बनाया गया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला एग्जांपल यहां पे ऑथर ने दिया, उसने सब्सटेंसिव जस्टिस के आधार पे दिया है। मतलब कि जो नियम कानून है जिसके हिसाब से चीजें चारों तरफ चल रही हैं, अगर वही सही तरीके से नहीं बने तो सब्सटेंसिव जस्टिस वायलेट हो जाएगा। दूसरा होता है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? अब आपने देखा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक 500 रुपए की चोरी की सजा में अरेस्ट किया गया, उसको डाल दिया गया जेल में। जैसे क्राइम पेट्रोल में एक सीरियल दिखाया गया था, काफी अच्छा लगा। एक सब्जी ठेले वाला था, उस ठेले वाले के यहाँ एक औरत सब्जी खरीदने गई और उस औरत ने इल्जाम लगा दिया सब्जी ठेले वाले के ऊपर कि भाई तुमने मेरा पर्स से पैसा चुरा लिया। उसने बोला मैंने पैसा नहीं चुरा। इस इल्जाम के बेसिस पे उस बच्चे को जेल में डाल दिया गया और वो 1 डेढ़ साल तक जेल में रहा, उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। तो ये क्या हो गया? ये प्रोसीजरल जस्टिस का वायलेशन हो गया। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है कि भाई आप जस्टिस को डिले मत करो। जैसे लाल बिहारी के केस की बात की जाए, लाल बिहारी को ऑफिशियल रिकॉर्ड में डेड डिक्लेयर कर दिया गया 1975 में, जबकि वो जिंदा थे। वो बार बार आके बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन 1975 में डेड डिक्लेयर किया गया। 1994 में फाइनली उनको अलाइव डिक्लेयर किया गया। तो ये तो प्रोसीजरल इनजस्टिस है ना। 1975 से लेकर 1994 लग गया, आपको 19 साल लग गए एक इंडिविजुअल को जिंदा डिक्लेयर करने में। तो जब आप ओवरऑल जस्टिस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते वक्त लॉ, नियम कानून के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो वो प्रोसीजरल जस्टिस का वायलेशन माना जाता है। तो हमें सब्सटेंसिव जस्टिस भी चाहिए, प्रोसीजरल जस्टिस भी चाहिए। ये दोनों जस्टिसेस क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कहीं ना कहीं ये दोनों जस्टिसेस इंडिया के अंदर वायलेट हो रहे हैं। अब बात की जाए लोअर जुडिशरी की। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अंदर लोअर जुडिशरी में बहुत करप्शन था, और सेम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिस्पेक्ट में भी बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो 2011 का डाटा है वो ये बताता है कि जुलाई 2009 से लेकर जुलाई 2010 के बीच में 45% लोग जो कि लोअर जुडिशरी में गए, उनको करप्शन करना पड़ा, उनको घीस देनी पड़ी चीजों को स्पीड अप करने के लिए। मेरे केस की सुनवाई जल्दी हो जाए, मेरा केस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए, चाहे वो चोरी के केस का केस हो, चाहे वो डिवोर्स के केस का केस हो, चाहे वो घर की प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए, इसके लिए घूस देनी पड़ती है। और एक रिपोर्ट तो ये भी बोलती है, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है अप्रैल 2013 की, जो वो बोलती है कि इंडिया के अंदर अगर आप ऑफिशियल कोर्ट फीस में 2 रुपया दे रहे हो तो 1,000 रुपए कम से कम आप ब्राइब में दे रहे होगे। तो नो डाउट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के समय पे जुडिशियल करप्शन था। तो क्या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के समय पे नहीं है? तो कहा जा रहा है नहीं, अभी भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2016 रिपोर्ट निकल के आई, जिसने ये बोला कि जो लोअर लेवल्स ऑफ जुडिशरी है वहां पे करप्शन भरा हुआ है। द GAN बिजनेस एंटी करप्शन पोर्टल पता है क्या रिपोर्ट करता है? कि जब आप इंडिया की लोअर जुडिशरी में डील करते हो तो हाई रिस्क ऑफ करप्शन है यहाँ पे। ब्राइबरी, इलीगल पेमेंट्स, इरेगुलर पेमेंट्स अक्सर कर यहां पे दी जाती है। और उसके कुछ इंस्टेंसेस भी उठ के आए हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीनियर सिविल जज हैं रचना तिवारी, लखनपाल, इनको 2016 सितंबर में अरेस्ट कर लिया गया एक ब्राइब को एक्सेप्ट करते हुए। इस प्रकार के बहुत से केसेस देखने को मिले इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जहां पे जुडिशरी के अंदर बायस है, ओवरऑल पैसों के आधार पर जुडिशरी अपना डिसीजन देती है, वगैरह वगैरह। फिर पेंडेंसी की बात की जाए अगर अंडर जुडिशरी में, तो पेंडेंसी आप कह सकते हो कि प्रोसीजरल जस्टिस का एक वायलेशन होगा जुडिशियल प्रिंसिपल्स में। तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से 12 अप्रैल 2017 को इंडिया के अंदर 2,41,86,566 पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें से इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है 23,17,448। देखिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2,41,00,000 केसेस पेंडिंग है। ये जो 2,41,86,556 केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसमें से 23,17,000 केसेस 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। लगभग 39,75,000 केसेस
5 से 10 साल पुराने हैं। और अगर जुडिशियल वैकेंसी की बात की जाए तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2015 सबऑर्डिनेट जुडिशियल कोर्ट्स में 4432 जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ का 22% है। हाई कोर्ट की बात की जाए तो 1079 पोस्ट में से 458 पोस्ट खाली पड़ी, सैंक्शन स्ट्रेंथ की 42% पोस्ट खाली पड़ी हुई है। ये डाटा है जून 2016 का, हालांकि रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि लोअर जुडिशरी में केसेस की पेंडेंसी जाता है, हायर जुडिशरी में भी केसेस की पेंडेंसी जाता है एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अपॉइंटमेंट भी नहीं किया गया है जुडिशरी के अंदर। फिर भैया, ये अभी की बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि इस समय पे रिलीजियस फ्रीडम जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इस प्रकार की चीजें भी लिखी हुई हैं। सरकार की बुराई में यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे नॉलेजफुल कुछ भी नहीं है, वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस प्रकार से देखते हो। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में सब्सटेंसिव जस्टिस और प्रोसीजरल जस्टिस की बात की गई। सब्सटेंसिव जस्टिस क्यों नहीं हो पा रहा, प्रोसीजर जस्टिस क्यों नहीं हो पा रहा, ये है क्या और इसकी कमी क्या, वजह क्या है, पेंडेंसी डिले करना जजेस के अपॉइंटमेंट में, ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको लिखा है आपका जिया सलाम साहब ने। इनका क्या बोलना है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, छोटे में ही ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। राम नवमी और हनुमान जयंती के सेलिब्रेशंस के बाद आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है ये एक्शन में आई और बहुत ही न्यूट्रल और सेक्युलर तरीके से, चाहे मंदिर हो, टेम्पल्स हो, चाहे मस्जिद हो, मॉस्क हो, इनके ऊपर से लाउड स्पीकर्स को हटाया गया। लगभग 10,900 लाउड स्पीकर्स को यहां पे हटाया गया है। शुरुआत की गई चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी गोरखपुर से, बाद में प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचा गया और ये पूरा का पूरा यहां पे काम किया गया। धीरे धीरे करके यहाँ पे लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। और लाउड स्पीकर्स को जब हटाया जा रहा था, उनकी वॉइसेस को जब लिमिट में लेके आया जा रहा था, तो उस समय पे जो एक्सेप्टेबिलिटी थी यहाँ पे धर्म गुरुओं की, वो भी काफी थी। ओवरऑल किसी प्रकार का यहाँ पे धरना प्रदर्शन, वॉयलेंस, हम जाके कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे नहीं हुई। तो एक कह सकते हो कि एक बड़ा सरप्राइजिंग मैच्योर किस्म का यहाँ पे रिस्पॉन्स था। वो रिस्पॉन्स क्यों था, ये बुलडोजर जस्टिस के चलते लोग डरे हुए थे या जो भी था, वो एक अलग चीज है। लेकिन एट द एंड यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश क्या कह रहा है, ऑथर कहने की कोशिश ये कर रहा है कि देखिए आज की डेट में जो लाउड स्पीकर की इंपॉर्टेंस है धार्मिक पर्पसेस में, वो बहुत कम हो गई है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात करो, यहाँ पे आज की डेट में भी ओवरऑल जो यू नो अजान की कॉल दी जाती है वो लाउड स्पीकर पे दी जाती है और बड़ी ही तेज आवाज में दी जाती है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है, तो मैच को अगर आप लाइव प्रसारण यहां बैठे बैठे देख रहे हो किसी भी कंट्री से, तो आपको लाउड स्पीकर पे अजान की आवाज सुनाई दे ही जाएगी। ओवर द कोर्स ऑफ वन डे में 1-2 बार, दिन में 5 बार अजान की आवाज आती है लाउड स्पीकर पे। अब बात यह है कि ऑथर जिया उस सलाम का ये बोलना है कि इन लाउड स्पीकर्स की अब जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बात यह है कि पहले क्या होता था, लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, एचएमटी की वॉचेस नहीं होती थी, वॉचेस काफी महंगी आती थी, 1950 60 70 की बात करें, तो इंसान टाइम का ट्रैक नहीं रख पाता था। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इंटरनेट का जमाना नहीं था। आज की डेट में इंटरनेट का जमाना है, मोबाइलों का जमाना है, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, घड़ियां बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं और इनके फोन्स में इस्लामिक ऐप है। तो जब अजान का समय हो गया, लोगों को याद दिलाने के लिए ऑलरेडी उन ऐप में लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ भाई आपकी पूजा का समय हो चुका है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास घड़ियां नहीं थी, ओवरऑल आप कह लो मोबाइल और इस प्रकार की एप्स नहीं थी, तो लोगों को टाइम का आइडिया नहीं लग पाता था कि हाँ भाई कब अजान का टाइम हुआ। तो क्या होता था कि लाउड स्पीकर से जब अनाउंस किया जाता था तो लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई अजान का टाइम हो गया है, चलो अब। पर चूंकि आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, इस्लामिक एप्स हैं, वॉच हैं, तो रिमाइंड कराने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि फास्टिंग के समय पे सुबह कब फास्ट तोड़ना है, शाम को कब खाना खाना है, इन सब चीजों के टाइम को भी ट्रैक करना पड़ता था। वो ट्रैकिंग आज की डेट में बड़े आराम से हो जाती है, आपको किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल दिया गया। प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी ओवरऑल किसी बहुत ज्यादा आवाज करने वाली चीज के थ्रू लोगों को नहीं बुलाना चाहते थे। तो यहां पे बताया क्या जा रहा है, यहां पे बताया ये जा रहा है कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत हद तक सऊदी अरेबिया और मलेशिया के एग्जाम्पल्स पे चल रहे हैं। जैसे मलेशिया की बात की जाए तो 2010 में मलेशिया में जो इस्लामिक अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी
अजान को पढ़ते वक्त लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर फतवा हम जारी करेंगे, मतलब लाउड स्पीकर के यूज को बैन कर दिया गया। फिर अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स है, इसने 2021 के समर में यह बोला कि जो भी लाउड स्पीकर्स की आवाज है आजान की, उसको आप 1/3 इंटेंसिटी पे लेके आ जाइए, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आप लाउड स्पीकर के थ्रू इनविटेशन नहीं देंगे अजान के लिए। मतलब जिस प्रकार से मलेशिया और सऊदी अरेबिया की तरफ जो इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जा रहे हैं, कुछ कुछ उस प्रकार की एक्टिविटी इंडिया के अंदर भी शुरू हो गई है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी के साथ शुरू हो रही है, बहुत हद तक रिलीजियस न्यूट्रल तरीके से शुरू हो रही है, सेक्युलर तरीके से शुरू हो रही है। ये एक काफी अच्छा साइन है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, ये यहां पे न्यूज में बताया गया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एक आर्टिकल मुझे काफी अच्छा लगा यहां पे, वो ये है आपका द गवर्नमेंट इन बिजनेस। यहां पे देखिए क्या बताया जा रहा है। द इंडिया लाइक द चाइनीज एंड सिंगापुर गवर्नमेंट कैन अर्न मच मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या बताया जा रहा है, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जीआईसी नाम का एक कॉर्पोरेशन है सिंगापुर के अंदर, इसको ऑन कॉर करती है, तो सिंगापुर की सरकार इसको ओन करती है। इसका यह बोलना है कि इंटरनेशनली इन्वेस्ट करता है इक्विटी के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट में, आप कह लो यूरोपियन स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में, ये सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये खर्च करती है। इसके पास एंड ऑफ मार्च 2022 में अकेले इंडिया की 1.09 लाख करोड़ की इक्विटीज थी। पूरी दुनिया में जीआईसी ने 55 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। दुनिया का 8वें नंबर का सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट फंड चला रही है ये कंपनी, ठीक है ना। और पिछले 20 सालों में इस पर्टिकुलर जीआईसी ने अपने एसेट को डबल कर लिया है, दुगना कर लिया है। उसी प्रकार से सिंगापुर सरकार की एक और आर्म है टेमासेक होल्डिंग्स, जिसके पास 22 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या बता रही हैं, इंडिया के गवर्नमेंट की अगर आप बजट एक्सपेंडिचर की बात करो 2022-23 की, तो वो 39.45 लाख करोड़, और यहां पे लाखों करोड़ में ओवरऑल ये कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, और इन्वेस्ट करके पैसा भी कमा रही है। और केवल सिंगापुर में नहीं, चाइना में भी ऐसा हो रहा है। चाइना की जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है हेफई की, इसने $787 मिलियन खर्च करके 17% स्टेक खरीदा नियो के कोर बिजनेस में, और अपना प्रॉफिट को 5.5 गुना करके इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गए। 2017 तक जो चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, वो 67.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं दूसरे देश की कंपनीज में। ये इंडिया की जीडीपी का 27% है। और अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया अपनी सरकारी कंपनी बेच रही है। इंडिया की सरकार की जो टोटल कंपनियों की ओवरऑल वर्थ है वो है 13 लाख करोड़, जो कि चाइना और सिंगापुर दोनों से बहुत ज्यादा कम है। हमारी नवरत्न पीएसयूज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार उनको बेचने में लगी हुई है। वहीं पे अगर आप चाइना में जाओ तो चाइना की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसके पास अकेले को $600 बिलियन के एसेट्स हैं। और चाइना अपनी सरकारी कंपनियों को कभी बेच नहीं रहा, क्योंकि इन्हीं सरकारी कंपनियों के दम पे चाइनीज सरकार अपनी इकोनॉमिक क्लाउड को दिखाना चाहती है पूरी दुनिया भर में। तो क्या इंडिया का यह भी जो कंपनियों को डिसइन्वेस्ट करने का मॉडल ये सही है, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं यहां पे ऑथर। ऑथर है त्रिलोचन शास्त्री साहब, प्रोफेसर हैं आईएम बेंगलोर में। इनका यह बोलना है कि भाई दुनिया भर में जो सरकारें हैं वो अपनी कंपनियों के दम पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है और अपना पैसा बढ़ा रही है, और इंडिया के अंदर इसको बेचा जा रहा है। अगर आप एक पीएसयू को बेचते हो तो आप अपना सोना बेच रहे हो, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये वो सोने की मुर्जी है जिसने गोल्डन एक्स को दिया है, और इन गोल्डन एक्स देने वाली पीएसयूज को अगर आप इंडिया के अंदर बेच दोगे तो इससे आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप देखो तो भारत सरकार को पीएसयू से टोटल डिविडेंड मिलता है 50,000 करोड़ का। इस डिविडेंड को बढ़ाने की जरूरत है, इंडिया को चाइना और सिंगापुर की सरकार से सीखने की जरूरत है। लेकिन हम एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड बिजनेस नहीं होने चाहिए, बिजनेसेस केवल प्राइवेट कंपनी चलाएंगी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज भी अगर आप देखो तो सिर्फ ये कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी को प्रीच करते हैं। अगर टॉप एसेट होल्डिंग पीएसयूज देखोगे आप यूएस, इजराइल, यूरोपियन यूनियन में, तो वो सरकार द्वारा ही ओन्ड है। तो सरकार को यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है, अपनी सरकारी कंपनियों को यहां पे बेचने की जरूरत नहीं है। खासकर जो प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है आपकी, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको ग्लोबल जायंट्स बनाइए। एक सोवरेन वेल्थ फंड इंडिया भी चलाए यहां पे, जिससे वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करे, पैसा कमाए। ये जो पीएसयूज है इंडिया के अंदर जो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, यहां पे जो टॉप पर्सनल्स की सैलरी होनी चाहिए वो वर्ल्ड वाइड आप कह लो टॉप नॉचेस में होनी चाहिए।
अगर आप देखो तो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी को आप आईसीआईसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर से कंपेयर कर लो, आईसीआईसीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी कई गुना ज्यादा होगी एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर से। ये सब गलत है। जो इंडिया के मेमोथ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की जरूरत है, सरकारी सपोर्ट की जरूरत है। इनको आपको प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी ही सोने की मुर्गी को प्राइवेटाइज कर दोगे तो कैसे आप नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करोगे? नॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट करो। पैसा कमाने के लिए सरकारी कम्युनिटीज मतलब कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनको प्राइवेट करना जरूरी नहीं है। सरकारी मोड में भी कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती है। हाँ, वो कंपनीज जो घाटे में चल रही हैं आप उनको बेच दो, उनके एसेट्स को आप ट्रेड ऑफ कर दो, ठीक है ना, उनको खत्म करो। लेकिन आप आंख बंद करके प्रॉफिटेबल कंपनीज का भी डिसइन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो ये काम गड़बड़ है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो इन कंपनीज को खरीदने को घूम रहे हैं भाई। उनको लग रहा है कि यार जैसे तैसे करके कंपनी हमको मिल जाए। तो ये ओवरऑल यहां पे बताया गया। मतलब चाइना और सिंगापुर के एग्जाम्पल पे चलो, अपनी सरकारी कंपनियों को मत बेचो, प्राइवेटाइज मत करो, अपनी सरकारी कंपनियों की क्लाउड को, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने की कोशिश करो, जिसके दम पे आगे हम अपना अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ चलते हैं, द मल्टीपल क्राइसिस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज नीड ग्रेटर ऑटोनॉमी, फंडिंग, टॉलरेंस ऑफ एक्टिविटीज बाय स्टूडेंट्स, फैकल्टी। फिरोज वरुण गांधी ने आर्टिकल लिखा है, एक दो अच्छे पॉइंट्स स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर है हायर एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर केवल 1.3 से 1.5% है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बोलती है कि अपना इंटेक बढ़ाओ, ठीक है ना, 25% से अपनी इंटेक कैपेसिटी बढ़ाओ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो पैसा दिया जाता है, जो प्रति स्टूडेंट फाइनेंशियल एड दी जाती है वो कम हो रही है। जैसे केंद्र के लेवल पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो प्रति स्टूडेंट फाइनेंशियल एड है वो है 2078 करोड़, जबकि ये 2021 में थी 2482 करोड़। तो लगभग 400 करोड़ रुपए यहां पे कम कर दिए गए। फिर रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो ग्रांट है वो भाई आपके 8% कम कर दिए गए, 218 करोड़ पे आ गए। तो यूनिवर्सिटीज को आप बोल रहे हो कि इनटेक बढ़ाओ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज को जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो वो कम कर रहे हो। इसके चलते यूनिवर्सिटीज में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती, प्रॉपर फैकल्टीज को समय पे पैसा नहीं मिल पाता, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, ठीक है ना, पुलिस ब्रुटैलिटी करती, कैंपस पे सप्रेशन होता है, नारेबाजी के अगेंस्ट यहाँ पे पुलिस आ जाती है, बच्चों को जेल में डाल देती है। तो इस प्रकार की चीजें कैंपसेस में नहीं होनी चाहिए। फिर भाई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड है, वेंटिलेशन सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, हॉस्टल अकोमोडेशन में बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसके बजट को खतरनाक तरीके से कम किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसका बजट था 2000 करोड़, 2021-22 में हो गया केवल 1 करोड़ रुपए। तो अब इन यूनिवर्सिटीज को अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो नॉर्मल बैंक से जाके लोन लेना पड़ेगा, ये सही नहीं है। फिर जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है इन यूनिवर्सिटीज की वो भी मीट नहीं हो पा रही है। 2022-23 में यूजीसी को एलोकेट किए गए 4900 करोड़, 2021-22 में किए गए थे 4693 करोड़। मतलब यूजीसी को भी जितना पैसा आपको देना वो पूरा नहीं जा पा रहा है। तो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो आप कह सकते हो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनकी सैलरी सही समय पे नहीं जा सकती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं हो पाता, फाइनेंशियल शॉर्टफॉल हो रहा है। वो रिसर्च पब्लिकेशंस और आप कह सकते हो जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो कि पेड बेसिस पे मिलते हैं इंटरनेशनली, वो नहीं खरीद पाती ये यूनिवर्सिटीज। फैकल्टी मेंबर्स को सैलरीज बहुत डिले के बाद मिलती है। ये एग्जांपल्स देखे गए श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, नागालैंड यूनिवर्सिटी में, झारखंड यूनिवर्सिटी में। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम है, बेसिक डाटाबेसेस और जर्नल्स का एक्सेस नहीं पा रही यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, कमी है मतलब। एक और पॉइंट पे यहाँ पे मतलब क्वेश्चन उठाया गया कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए लेके आया गया था। इसका बजट बोला गया था कि भाई 5 से 6 बिलियन डॉलर रखे गए, रखा जाएगा, लेकिन अब तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए पैसा नहीं रिलीज किया गया है, जबकि 2 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस किए हुए। तो इस प्रकार की स्कीम्स जब अनाउंस की जाती है तो कम से कम आप उसको ग्राउंड लेवल पे रिलीज तो करिए। आप उनको रिलीज ही नहीं करोगे, ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ही नहीं करने दोगे, तो फिर रिसर्च कैसे आगे बढ़ेगी? प्रोग्राम्स को केवल बनाना ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भाई यूनिवर्सिटीज में पेपर लीक्स देखने को मिले। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जब वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो वो पेपर लीक को नहीं रोक पाते, चीटिंग को नहीं रोक पाते। जैसे कि एक वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, इसने जब अपने बीए बीकॉम कोर्सेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया तो वहां पे चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया।
इन पेपर लीक को कैसा रोका जाए, इसके लिए प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करवाने का आप कह लो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं यूनिवर्सिटीज के पास। तो कुल मिला के यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है, इसको यहां पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो ग्लोबल रैंकिंग्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। टॉप 500 जो इंस्टीट्यूट्स हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, उसमें इंडिया की केवल 8 यूनिवर्सिटीज हैं। तो भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल एथिकल इमोशनल कैपेबिलिटीज, डिस्पोजिशंस बनाने की बात की गई है। एक वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम की जरूरत है। सरकार के प्रोएक्टिव सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिसर्च के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो। हर प्रकार से स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी देना, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी देना, आउटसाइड इंटरफेरेंस को कम से कम रखना, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में अफोर्डेबल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम को और वाइब्रेंट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। आई होप दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का नीचे दिया हुआ है। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का बटन क्लिक करें, इससे काफी मदद मिलती है। सारी की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, पढ़ते लिखते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंगेजमेंट